तो कहानी की शुरुआत एडी नाम के एक ब्रिटिश कैप्टन से होती है, जिसकी ड्यूटी फिलहाल के लिए टर्की में पोस्ट चेकिंग पर लगाई गई थी। अब वो अपने काम को कर ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर उसकी फैमिली के लिए काम करने वाला अहमद नाम का एक बंदा एक बहुत ही महंगी कार को लेकर आता है और एडी को एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए उसको उसके टेंट में ले जाता है। और वहाँ पर एडी को उससे बात करने के बाद ये बात पता चलती है कि असल में उसके पिता, जो कि शाही घराने की उनकी फैमिली लाइन के हिसाब से अब तक के 12वें नवाब थे, अभी के लिए वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब ये बात सुनने के बाद तुरंत ही एडी अपने सारे काम को छोड़कर अपने पिता से मिलने के लिए इंग्लैंड में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा मेंशन था, जिसमें किसी भी तरह की सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी। और पिछले 600 सालों से उसकी फैमिली इंग्लैंड की वन ऑफ द एलीट और रॉयल फैमिली में से एक थी। खैर वहां पर जाने के बाद वो अपने सबसे बड़े भाई फ्रेडी से मिलता है, जो कि पूरी तरह से बेवड़ा इंसान था। और फिर उससे गले मिलने के बाद एडी वहां पर से अपने पिता के कमरे में चला जाता है, जहां पर सबसे पहले उसकी मुलाकात उसकी बहन चार्ली और बाद में उसकी माँ से होती है। और उनसे बात करने के बाद एडी सीधा नवाब साहब के पास चला जाता है। तब नवाब साहब पहले तो उसे उसकी गलती के लिए बहुत ज्यादा सुनाते हैं, क्योंकि असल में एडी ने उनकी मर्जी के बिना बहुत पहले ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से वो घर में कभी भी नहीं आया था। खैर अब जैसा कि नवाब साहब जानते थे कि उनके मरने के बाद फ्रेडी हमेशा कोई ना कोई बकलैंडी कर किसी न किसी मुसीबत में फंसता रहेगा, इसलिए उसी बारे में बात करते हुए नवाब साहब एडी से उसका ध्यान रखने को बोलते हैं, जिसके तुरंत बाद वो सीधा परलोक सिधार जाते हैं। अब नवाब साहब के फ्यूनरल के टाइम पर एडी पास में खड़ी एक लड़की को नोटिस करता है, जो कि लगातार उन्हें घूरे जा रही थी, मगर एडी उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर फ्यूनरल के खत्म होने के बाद जब वो चार्ली से बातें करते हुए मेंशन की तरफ जा रहा था, तो उस समय पर चार्ली एडी को फ्रेडी को उनके रास्ते से हटाने को बोलती है, क्योंकि धोखे से अगर फ्रेडी के बड़े होने की वजह से उनके पिता की सारी प्रॉपर्टी फ्रेडी के नाम पर हो जाती, तो फ्रेडी उस पूरी की पूरी दौलत को नशे में उड़ा देता। लेकिन एडी को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके हिसाब से ना तो उसे ये जगह पसंद थी और ना ही उसके मन में यहाँ पर से एक सुई ले जाने तक का लालच था। इसी बारे में चार्ली से बात करते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर अहमद के साथ साथ फैमिली के बाकी सारे लोग भी आए हुए थे, क्योंकि अहमद अभी वहां पर नवाब साहब की विल को पढ़ने वाला था। अब फ्रेडी तो वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अब तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके हाथ में लगने ही वाली थी। और उसकी इस खुशी को देखने के बाद अहमद भी वहां पर विल को पढ़ना चालू कर देता है। नवाब साहब ने सबसे पहले अपनी विल के अंदर अपनी फैमिली के नौकर जेफरी के बारे में लिखा हुआ था, जिसने हमेशा उनकी काफी ज्यादा सेवा करी थी, इसीलिए नवाब साहब ने उसके नाम पर अपने महल के पीछे वाला कॉटेज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने कुत्ते के लिए भी काफी सारी चीजें मेंशन करी हुई थी, जिसके बाद अब उनकी फैमिली की बारी आती है, जिसमें उनकी बीवी को उसके हिसाब से जीने के लिए सालाना पैसे दिए जाने वाले थे, और वो पैसे कितने होते उसका डिसीजन नए नवाब साहब को लेना था। खैर अब उनकी बीवी के बाद चार्ली की बारी आती है, जिसके नाम पर नवाब साहब ने अपनी एक बहुत ही बड़ी याच कर दी थी, ताकि वो हर 6 महीने में धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को घूम सके, और साथ ही उसके शादी ना करने तक हर हफ्ते उसको 1000 पाउंड पॉकेट मनी के रूप में मिलने वाले थे। अब इसके अलावा नवाब साहब की जितनी भी प्रॉपर्टी, नवाब साहब का बिजनेस, नवाब साहब की विरासत और साथ ही नवाब साहब का टाइटल, वो सारी की सारी चीजें नवाब साहब ने एडी के नाम पर कर दी होती हैं। अब इस बात पर एडी का नाम सुनने की वजह से तो कमरे में मौजूद सभी लोगों का डब्बे जैसा मुंह खुल गया था। इवन एडी को भी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और वहां पर फ्रेडी तो गुस्से में अहमद के साथ बहसबाजी तक करने लग जाता है, क्योंकि फ्रेडी को लग रहा था कि शायद अहमद ने गलत विल पढ़ी है, मगर अहमद के हिसाब से उसने नवाब साहब की विल को एकदम अच्छे से पढ़ा था, और उसने सच में अपनी पूरी की पूरी विरासत का मालिक एडी को ही बनाया था, क्योंकि उनके बाद आगे की जनरेशन में एडी ही इकलौता ऐसा इंसान था जो कि आगे चलकर उनके एम्पायर को और ज्यादा बड़ा कर सकता था। अब ये बात सुनने के बाद गुस्से में तिलमिलाते हुए फ्रेडी गोरिल्ला की तरह हरकतें करते हुए वहां पर से चला जाता है, और तब उसकी हालत को देखने के बाद एडी थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। तब उस समय पर दारू पीते हुए फ्रेडी एडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि एडी के नवाब बन जाने की वजह से फ्रेडी की जान सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जाने वाली थी। असल में फ्रेडी ने अपने एक हरामी दोस्त के कहने पर अपने बहुत सारे पैसे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे थे, पर वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और बाद में उस पैसे की भरपाई करने के लिए फ्रेडी को टॉमी नाम के एक बहुत ही खतरनाक माफिया से 4 मिलियन पाउंड का लोन लेना पड़ा था। अब वैसे तो वो सारा का सारा लोन 4 मिलियन पाउंड का था, पर उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते वो अब तक 8 मिलियन पाउंड का हो चुका था, और अब अगर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर फ्रेडी उस पैसे को वापस नहीं करता, तो पहले तो टॉमी के लोग फ्रेडी के पास आकर उसके पिछवाड़े में झाड़ू डालते हुए उसका मोर बनाते, और बाद में उसको उसके महल के पास वाले जंगल में ही नचाने के बाद जान से मार देते। अब ये बात सुनने के बाद तो एडी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि असल में उसके पिता का बिजनेस भी काफी समय से घाटे में चल रहा था, और ऐसे में 8 मिलियन पाउंड जितना बड़ा अमाउंट जुटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
अब उस समय पर फ्रेडी एडी को गुस्सा दिखाते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर देता है और उसे एक समय याद दिलाता है जिस समय पर एडी के पास वाले लेक में डूबते हुए फ्रेडी ने उसकी जान बचाई थी। पर जैसा कि एडी काफी ज्यादा समझदार हो चुका था, इसीलिए अभी के लिए वो फ्रेडी की बातों में ना आते हुए उसे कुछ समय तक का वेट करने को बोलता है। और अभी के लिए एडी के पास एडी की तरफ से कोई भी श्योरिटी नहीं थी कि वो फ्रेडी को मोर बनने से बचा पाएगा या फिर नहीं। फिर अब एडी वहां पर से निकलने के बाद फ्रेडी के पिछवाड़े को बचाने के लिए अपने पिता की तिजोरी को चेक करता है, मगर उसके पिता की तिजोरी के अंदर भी सिर्फ 2 मिलियन पाउंड ही पड़े हुए थे। और साथ ही अहमद से बात करने के बाद एडी को ये बात भी पता चल गई थी कि वैसे तो प्रॉपर्टीज के मामले पर उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसका बैंक बैलेंस अभी 0 सन्नाटा है। तब अहमद उसको पैसे के लिए अपने पास में मौजूद एक बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग को बेचने का इशारा करता है, जिससे वैसे तो उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते, मगर उस पेंटिंग का बायर ढूंढने में उन्हें काफी ज्यादा समय लग जाता। खैर अभी के लिए अहमद एडी को एक बंदे के बारे में बताता है जो कि काफी समय से उनके इस पुश्तैनी महल को खरीदने की कोशिश कर रहा था और वो इस महल की मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार था। अब इस तरह से अपने पुश्तैनी महल को बेचना एडी को सही तो नहीं लगता, मगर फ्रेडी के पिछवाड़े को बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए फिलहाल के लिए एडी उस बंदे से बात करने का डिसाइड करता है। अब इसके बाद उसके बाहर जाने पर उसकी मुलाकात सूजी नाम की एक लड़की से होती है, जो कि असल में वही लड़की थी जो कि 12वें नवाब साहब के फ्यूनरल के टाइम पर एडी को घूर रही थी। असल में नवाब साहब ने उसके साथ एक डील को साइन कर रखा था, जिसके अकॉर्डिंग वो उनकी 15,000 एकड़ के एक बहुत ही बड़े फार्म हाउस पर अपना कुछ काम करा करती थी और उसके बदले में नवाब साहब उससे 5 मिलियन पाउंड सालाना लेते थे। अब इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद तो एडी का पूरी तरह से दिमाग चकरा जाता है और तुरंत ही सूजी के साथ अपने फार्म हाउस पर उसके काम को देखने के लिए जाता है। असल में सूजी वहां की बेसमेंट में चरस और गांजा उगाया करती थी, जिससे उसको साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था और उसी प्रॉफिट में से 5 मिलियन पाउंड वो नवाब साहब को दे दिया करती थी। खैर अब क्योंकि ये सारा का सारा पैसा एडी के पास जाने वाला था, इसीलिए एडी वहां पर जिमी नाम के एक बंदे से भी मिलता है जो कि वहां पर चरस और गांजा उगाने का काम करा करता था। तब जिमी भी वहां पर एडी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर कहीं ना कहीं एडी को ये चीज सही नहीं लग रही थी। इसीलिए वो फार्म हाउस के बाहर आने के बाद सूजी के साथ हुई डील को कुछ टाइम बाद चेंज करने के लिए बोलता है। अब जैसा कि इस काले धंधे के बारे में अभी तक किसी को कोई भी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए एडी सीधा इस बारे में बात करने के लिए अपने घर के नौकर जेफरी के पास चला जाता है, जिसको उसके पिता ने अपने काले धंधे के बारे में जरूर बताया होगा। हालांकि जेफरी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था और साथ ही उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि एडी को अपने घर में इस तरह के काले कारनामे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी वो एडी को समझाता है कि सूजी और उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और एडी को बस उनसे पैसे लेकर उनसे ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद एडी के दिमाग में एक प्लान आ गया था, जिसकी वजह से वो रात के समय में अहमद को कॉल करके महल को बेचने से साफ मना कर देता है और फिर अगले दिन सूजी के पास कॉल करके उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए उससे 8 मिलियन की डिमांड करता है। अब उस समय पर सूजी अपने भाई जैकी के साथ थी, जो कि असल में एक इलीगल अंडरग्राउंड फाइटर था और वो भी टॉमी डिक्सन के खतरनाक होने के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। खैर तब सूजी भी कुछ सोचते हुए एडी की मदद करने के लिए मान जाती है, पर उसके पास भी सिर्फ 4 मिलियन पाउंड ही थे, इसीलिए वो एडी से बाकी के 4 मिलियन पाउंड को उसकी तरफ से अरेंज करने को बोलती है। अब एडी के कॉल काटते ही अचानक से उसके पास एक हेलीकॉप्टर में स्टीवंस नाम का एक बंदा मिलने के लिए आ गया था, जो कि असल में स्टैनली नाम के एक बहुत ही बड़े आदमी का असिस्टेंट था। और क्योंकि स्टैनली खुद ही एडी के महल को खरीदना चाहता था और एडी ने स्टैनली को महल बेचने से मना कर दिया था, इसलिए उसने स्टीवंस के जरिए एडी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए एडी के लिए बहुत सारे पैसे भिजवाए होते हैं। तब शुरुआत में तो एडी स्टैनली से मिलने के लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में पैसों को देखने के बाद वो तुरंत ही स्टैनली से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चला था कि स्टैनली को असल में एंटीक चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। इसी वजह से वो एडी को एक बहुत ही खतरनाक ऑफर देने के लिए भी तैयार था, मगर जैसा कि एडी ने अपने महल को ना बेचने का फैसला कर लिया होता है, इसीलिए वो स्टैनली के हर ऑफर को मना कर देता है। खैर इसके बाद अब स्टैनली के साथ बैठकर एक बहुत ही पुरानी और महंगी वाइन पीते हुए एडी उसको बताता है कि असल में उसके पिता के पास भी एक बहुत ही नायाब और पुरानी शराब का एक कलेक्शन मौजूद था, जिसके पूरी दुनिया में सिर्फ 6 ही पीसेस बचे थे और उनमें से 4 पीसेस अभी भी एडी के पास थे। खैर तब ये बात सुनने के बाद तुरंत ही स्टैनली एडी के महल को खरीदने का प्लान कैंसिल करके उसके वाइन कलेक्शन को खरीदने का डिसाइड करता है, जिसके बदले में उसने एडी को तुरंत ही 3 मिलियन पाउंड दे दिए थे। खैर अब जैसा कि एडी के पास उसके पिता और साथ ही सूजी के पैसे मिलाने के बाद 1 मिलियन पाउंड बच भी रहे थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सूजी को जाकर स्टैनली के साथ हुई डील के बारे में बताता है। तब सूजी उससे बात करते हुए उसको ये बात भी बताती है कि असल में उसने अपने पिता बॉबी क्लास के इन्फ्लुएंस की वजह से टॉमी डिक्सन के पास जाकर उससे बात करी थी और टॉमी डिक्सन सिर्फ 4 मिलियन पाउंड लेने के लिए मान गया था, पर बदले में वो फ्रेडी से अपना एक काम करवाना चाहता था।
खैर अभी एडी उस काम के बारे में सूजी से पूछते हुए अपने पिता की तिजोरी को खोलता है, जिसको देखने के बाद तो उसे फ्रेडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि असल में फ्रेडी उसके पिता की तिजोरी में मौजूद आखिरी 2 मिलियन पाउंड लेकर कब का वहां से निकल चुका था। इसीलिए एडी तुरंत ही फ्रेडी को कॉल करते हुए उसे उल्टा सीधा सुनाने लगता है। पर उससे बात करने के बाद एडी को पता चलता है कि असल में फ्रेडी ने कर्जे का पैसा जल्दी जमा करने के लालच में अपने उसी हरामी दोस्त की वापस से बात मान ली थी और उन 2 मिलियन पाउंड को एक अंडरग्राउंड फाइट पर लगा दिया था। अब ये बात सुनने के बाद तो एडी का खून और ज्यादा खौल उठता है और तुरंत ही सूजी के साथ उस अंडरग्राउंड फाइट की लोकेशन पर पहुंच जाता है। और बाद में एडी तुरंत ही फ्रेडी के हरामी दोस्त के पास जाकर उसे धमकाते हुए उससे 2 मिलियन पाउंड को वापस मांगने लग गया था। लेकिन अब तक पीट ने वो सारे के सारे पैसे फाइट में लगा दिए होते हैं, जो जानने के बाद एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन बाउंसर्स के वहां पर होने की वजह से वो अभी पीट को कुछ भी नहीं कह पाया था। तब सूजी उसको अपने साथ एक टेबल पर बैठने को बोलती है, जहां पर बैठकर वो फाइट के खत्म होने का इंतजार करने लग गए थे। और किस्मत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो फाइटर हार चुका था जिस पर फ्रेडी ने पैसे लगाए थे। अब एडी भी इस बात से परेशान हो रहा था कि तभी अचानक से वहां पर सूजी का भाई जैकी आकर बताता है कि उन लोगों को दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पीट ने हर बार की तरह फ्रेडी को धोखा देते हुए वो सारे के सारे पैसे फाइट में लगाए ही नहीं थे और उन्हें अपने पास रख लिया था। अब ये बात सुनने के बाद एडी तुरंत ही पीट के पास जाकर उसको धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उल्टा पीट के बॉडीगार्ड उसको धमकाने लग गए थे। और जैसा कि एडी अभी के लिए कोई भी ड्रामा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही सूजी के पास आ जाता है, जहां पर सूजी ने इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करने का डिसाइड करा था। जिसके बाद वो अगले दिन एडी को अपने साथ पीट के घर के बाहर लेकर जाती है, जहां पर पीट के गेट पर पहुंचते ही सूजी का एक बॉडीगार्ड $2 मिलियन लेकर बाहर आता है, जो कि उसने तुरंत ही एडी के हवाले कर दिए थे। अब बाद में सूजी का दूसरा बॉडीगार्ड मारते हुए पीट को बाहर लेकर आ गया था। तब पीट उस समय पर लगातार उनसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूजी उसको माफ ना करते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड से उसे थोड़ा सा और प्रसाद देने को बोलती है। फिर अब इसके बाद सूजी ने एडी को ये बात भी बता दी थी कि असल में टॉमी उनसे 4 मिलियन पाउंड ही लेगा, पर जैसा कि उसने फ्रेडी का पहले मोर बनाने का डिसाइड करा था, अभी के टाइम पर वो उसका मोर नहीं बल्कि मुर्गा बनाने वाला था। मतलब कि साफ शब्दों में फ्रेडी को एक मुर्गी की कॉस्ट्यूम को पहन कर ही गाना गाते हुए टॉमी के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। इवन वो इस चीज की वीडियो तक बनाने वाला था, क्योंकि असल में उसे पहले के टाइम पर फ्रेडी की अकड़ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब वैसे तो एडी को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, पर जैसा कि फ्रेडी को सबक सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो फ्रेडी से जाकर इस बारे में बात करता है, जिसने शुरुआत में तो टॉमी से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था, मगर बाद में एडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए उसे ये काम करने के लिए मना लेता है। खैर अब थोड़ी ही देर बाद टॉमी वहां पर अपने कैशियर के साथ आ गया था, जिसको वो एडी के पास से लिया हुआ 4 मिलियन पाउंड का बैग देने के बाद उन पैसों को गिनने के लिए बोलता है और खुद जाकर फ्रेडी का मुर्गे वाला डांस देखने लगता है। उस दौरान वो फ्रेडी की वीडियो बनाते हुए उसे जलील पर जलील करे जा रहा था, जिससे फ्रेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं एडी को भी ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब उस समय पर टॉमी के हद पार करने पर एडी उसको रोकने की भी कोशिश करता है, मगर पहले उनकी डील हो जाने की वजह से सूजी और साथ ही टॉमी दोनों ने ही एडी को शांत करवा दिया था। खैर अभी फ्रेडी भी बहुत ज्यादा जलील फील करते हुए पास के एक बाथरूम में जाकर रोने लग गया था, मगर अभी के लिए कुछ सोचते हुए वो एक गन को लेकर बाहर जाता है और गुस्से में एडी और साथ ही सूजी के सामने टॉमी डिक्सन का भेजा उड़ा देता है। ये देखने के बाद तो एडी और साथ ही सूजी की पट के 4 से 64 हो गई थी, क्योंकि टॉमी डिक्सन का बड़ा भाई असल में उससे भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था और ये बात 100% श्योर थी कि वो टॉमी डिक्सन की मौत का बदला जरूर लेगा। लेकिन फ्रेडी को तो इस बात से घंटा मतलब नहीं होता और वो बाहर जाने के बाद चिल्लाते हुए अपना सिगार निकालकर उसे पीने लगता है। पर जैसा कि अब तक टॉमी डिक्सन के कैशियर को टॉमी के मरने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो सूजी और साथ ही एडी के सामने इस बात को किसी को भी न बताने का वादा करता है और तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए महल के बाहर जंगल की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन तब उसके भागते समय फ्रेडी की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी और अभी के लिए वो टॉमी के साथ साथ टॉमी के कैशियर को भी खत्म कर देना चाहता था। खैर उतने में ही एडी खुद भी भागते हुए कैशियर को पकड़ने के लिए आ जाता है, जिस दौरान जेफरी भी उनकी मदद करने के लिए आ गया था। और उसके बाद एडी, फ्रेडी और साथ ही जेफरी तीनों के तीनों ही जंगल की तरफ उस कैशियर को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वहीं वो कैशियर अभी के लिए भागता हुआ जंगल के एक पेड़ के पास आकर रुकता है, जहां पर से वो टॉमी के बड़े भाई को कॉल करने की कोशिश करने लग गया था, मगर थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टॉमी का भाई उसके कॉल को नहीं उठा पाता। इसीलिए तब कैशियर अपनी जान बचाने के लिए और ज्यादा आगे चला जाता है, मगर उस समय पर एक पेड़ से टकराकर उसकी नाक टूट गई थी और उतने में ही फ्रेडी, एडी और साथ ही जेफरी ने आकर भी उसे तीनों तरफ से घेर लिया था। अब वैसे तो उस समय पर फ्रेडी उस कैशियर को भी जान से मारना चाहता था, मगर जैसा कि एडी थोड़ा सा शांति प्रिय इंसान था, इसीलिए वो फ्रेडी से उसकी गन को छीनते हुए कैशियर से वादा करता है कि अगर वो उन लोगों के साथ शांति से बात करेगा तो वो लोग उसकी जान नहीं लेंगे।
मगर इस बीच कैशियर ने किसी को मैसेज कर दिया था, जो देखकर सबसे पहले तो जेफरी उसके फोन को उससे नीचे रखवाता है, मगर उसके फोन को नीचे रखते ही फ्रेडी उसको उठाकर पास वाले तालाब में फेंक देता है। ये फ्रेडी की एक और सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि कैशियर ने जिस बंदे को मैसेज करा था, फ्रेडी ने उसके नाम को पढ़े बिना ही फोन को तालाब में फेंक दिया था। मगर फ्रेडी तो अभी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसके हिसाब से अगर टॉमी का भाई भी यहाँ पर फ्रेडी से बदला लेने के लिए आता तो फ्रेडी उसकी भी गोभी खोद देता। अब वैसे वो मैसेज टॉमी के भाई गॉस्पेल के असिस्टेंट एरोल के पास गया होता है, जो कि गॉस्पेल के चर्च के काम से फ्री होते ही गॉस्पेल को उस मैसेज के बारे में बताता है। लेकिन जल्दीबाजी की वजह से कैशियर उसको सही से मैसेज नहीं कर पाया था और उस मैसेज को पढ़ने के बाद गॉस्पेल और साथ ही एरोल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर काफी समय से टॉमी की तरफ से कोई भी अपडेट न आने की वजह से वो लोग भी टॉमी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और गॉस्पेल तुरंत ही एरोल को ऑर्डर देते हुए उससे जल्दी से जल्दी टॉमी के बारे में खबर निकलवाने को कहता है। वहीं एडी, फ्रेडी और साथ ही जेफरी तीनों ही उस कैशियर को पकड़कर सूजी के पास वापस आ गए थे, जहां पर सूजी सबसे पहले तो मामले के ठंडा होने तक कैशियर को छुपा कर रखने को बोलती है, जिसके लिए वो उसे अपने साथ अपने गांजे के फार्म पर जिमी के पास ले गई थी और उसने जिमी को ही कैशियर के ऊपर नजर रखने का काम दे दिया था। फिर जिमी के साथ सारी चीजें क्लियर करने के बाद वो सबसे पहले तो एडी को साइड में बुलाती है, जहां पर सूजी ने गॉस्पेल के बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने के बारे में एडी को बता दिया था, क्योंकि असल में गॉस्पेल एक चर्च का फादर था, जिसकी वजह से उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। मगर चर्च के अंदर ही वो बहुत सारे लोगों को जान से मार चुका था और उसके फॉलोअर्स किसी भी सिचुएशन में उसका साथ देने से नहीं कतराते थे, जिसका मतलब साफ था कि अगर धोखे से भी गॉस्पेल को उसके भाई के असली कातिल के बारे में पता चल जाता तो वो किसी भी हालत में उसको खत्म करके रहता। अब ये बात सुनने के बाद तो एडी की कच्ची भी गीली हो गई थी, मगर सूजी के पास इस सब को हैंडल करने का एक प्लान होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो सबसे पहले तो टॉमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक बहुत ही भरोसेमंद साथी फेलिक्स को कॉल करती है, जिस दौरान फेलिक्स भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही मान गया था और सूजी के साथ ही तुरंत ही फेलिक्स को अपने साथ एडी के महल में लेकर आ गए थे। खैर तब उसके स्वागत में सबसे पहले तो सूजी उसके लिए गाड़ी में ही कॉफी लेकर आती है, जिसके बाद फेलिक्स ने भी अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद डिसाइड कर लिया था कि वो टॉमी की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद उसके गवाह को भी ठिकाने लगा देगा। पर जैसा कि एडी ने कैशियर से वादा करा था कि वो लोग उसको जान से नहीं मारेंगे, इसीलिए तब एडी अपने प्लान को पूरी तरह से चेंज करने के बाद डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले तो टॉमी की लाश को एक गाड़ी में डालकर उसके अंदर कैशियर के फोन को डाल देंगे और बाद में वो उस गाड़ी को एक पोर्ट के पास छोड़ देंगे, ताकि आगे चलकर गॉस्पेल को वो गाड़ी बहुत आराम से मिल जाए। पर गाड़ी के अंदर कैशियर के फोन को देखने के बाद उसे ऐसा ही लगेगा जैसे कि कैशियर ने पैसे के लालच में आकर टॉमी को जान से मार दिया हो और वो पैसे के बैग को लेकर वहां पर से भाग गया हो। इवन उन लोगों ने टॉमी के फोन में फ्रेडी की वीडियो को बनाने का भी डिसाइड कर लिया था, ताकि उनकी कहानी और ज्यादा सच्ची लगे और अगर आगे चलकर गॉस्पेल उनके पास आकर उनसे बात करता भी तब भी वो उससे यही बोलते कि उनके सामने ही कैशियर और साथ ही टॉमी की थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी और वहां पर चीजें थोड़ी सी शॉर्ट आउट होने के बाद वो लोग पैसे लेकर वहां पर से चुपचाप निकल गए थे। अब वैसे इस सब से उस कैशियर की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था, इसीलिए एडी ने उसको 2 मिलियन पाउंड देकर किसी और शहर में भेजने का फैसला कर लिया था। लेकिन वो कैशियर को किसी दूसरे शहर में सिर्फ तभी भेजने वाला था जब एक बार गॉस्पेल से बात करने के बाद गॉस्पेल को उनकी बनाई गई स्टोरी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता। हालांकि सूजी को एडी का ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर एडी अपनी बात पर अड़ा रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी कैशियर को अपनी जबान दे चुका था। फिर अब वापस से एडी अपने भाई के पास जाकर उसे नचनिया बनने को बोलता है, जिस पर फ्रेडी ने तो इसके लिए साफ मना कर दिया था, मगर एडी तो इस बार फ्रेडी के गुस्से में चांटा मारकर उससे जबरदस्ती मुजरा करवाता है और बाद में सारी चीजों को उसी तरह से अरेंज कर देता है जैसा कि उसने अपने प्लान में डिसाइड करा था। वैसे हाँ, फ्रेडी के डांस को देखने के बदले में आप लोगों को भी #फ्रेडी द नचनिया कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए। फिर अब उस समय पर रूम में बैठे बाकी सारे लोग भी फ्रेडी के मुर्गी डांस का मजा ले रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर एडी की मां आकर उन्हें किसी इनविटेशन के बारे में बताती है, जो कि स्टैनली नाम के किसी बहुत ही अमीर आदमी की तरफ से आया था और उनके हिसाब से एडी को वहां पर जाना चाहिए था। तब सूजी के हिसाब से तो वो लोग वहां पर जरूर जाने वाले थे, मगर इसके बारे में आगे बात करने से पहले ही एडी के पास गॉस्पेल का कॉल आ जाता है, जो कि उससे टॉमी के बारे में पूछने लग गया था। तब उस समय पर एडी अपने आप को शांत करते हुए अपने प्लान के अकॉर्डिंग गॉस्पेल से यही बोलता है कि सुबह के टाइम पर टॉमी और उसका कैशियर यहाँ पर आए थे और फ्रेडी की वीडियो को बनाने के बाद वो यहाँ पर से 4 मिलियन पाउंड लेकर चले गए थे। पर जैसा कि गॉस्पेल को अभी दाल में कुछ काला लग रहा था, इसीलिए वो अगले दिन एडी के महल में आकर उससे मिलने का डिसाइड करता है, जिस पर एडी भी तुरंत ही मान गया था। जिसके बाद गॉस्पेल डिसाइड करेगा परफेक्ट टाइम पर एरोल और अपने बाकी सारे साथियों के साथ एडी के महल में पहुंच जाता है, जिस दौरान एडी और साथी फ्रेडी उनका स्वागत करने के लिए अपने गेट पर खड़े हुए थे। जहां पर एडी को तो फ्रेडी का बिहेवियर देखने के बाद काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि पहले के टाइम पर वो गॉस्पेल के बारे में काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था, मगर गॉस्पेल के सामने आने के बाद तो उसकी फट के 4 से 64 हो चुकी थी।
तब गॉस्पेल और एरल फ्रेडी और एडी के साथ अंदर जाकर उनसे बातें करते हुए टॉमी और साथ ही कैशियर के बारे में पूछने लगते हैं, जहां पर एडी ने गॉस्पेल से बातें करते हुए उससे ये चीज बोल दी थी कि यहाँ पर आने के बाद टॉमी कैशियर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, पर बाद में पैसों को गिनने के बाद वो चुपचाप वहां पर से चले गए थे। तब ये बात सुनने के बाद गॉस्पेल को उन पर थोड़ा सा भरोसा हो जाता है, पर उसके बावजूद भी वो एडी और फ्रेडी के सामने यही पूछता है कि क्या वो अपने किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, जिस पर फ्रेडी ने मजे लेते हुए उससे ये बोल दिया था कि हाँ, अभी कुछ समय पहले उसके हाथों से किसी का कत्ल हो गया था। अब ये बात सुनने के बाद तो एडी के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ चुके थे, मगर तभी अचानक से फ्रेडी अपनी बातों को पलटते हुए एडी की तरफ देखता है और उसको बताता है कि असल में उसके हाथों से एडी के बिल्ली की मौत हुई थी। अब ये बात सुनकर तो एडी की जान में जान आती है और वो इस ड्रामे को कंटिन्यू करते हुए पहले तो फ्रेडी को थोड़ा सा सुनाता है और बाद में गॉस्पेल और एरल को विदा करने के लिए अपने गेट पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद कहीं ना कहीं गॉस्पेल को ये बात तो समझ आ गई थी कि टॉमी के इतने समय से गायब होने का साफ मतलब यही था कि किसी ने उसको जान से मार दिया होगा। इसीलिए तब वो फ्रेडी और साथ ही एडी के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखता है और बाद में वहां पर से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद एडी भी वहां पर से कैशियर के पास चला गया था, जहां पर कैशियर को पूरा प्लान बताने के बाद वो कैशियर से उसके फ्लैट की चाबी ले लेता है ताकि कैशियर के फ्लैट पर जाकर वो कैशियर के पासपोर्ट को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही एडी कैशियर के फ्लैट में पहुंचता है तभी अचानक से उसकी नजर वहां पर बैठे गॉस्पेल के एक आदमी के ऊपर पड़ती है, जो कि गाने सुनने की वजह से अभी एडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया था। इसलिए एडी बहुत ही सावधानी के साथ सबसे पहले तो पासपोर्ट को लेकर वहां पर से बाहर निकलने की तैयारी करने लग गया था, मगर तब धोखे से उसका पैर लगने से ऑक्स केबल निकल जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी को भी फ्लैट में किसी के होने के बारे में पता चल गया था। ये देखकर एडी तुरंत ही उस आदमी के ऊपर हमला करते हुए पास के टेबल पर रखी एक गन को उठाने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो आदमी भी उससे उस गन को छीनने की कोशिश करने लग गया था, जिससे सबसे पहले तो एक गोली एडी के पेट में लगती है, मगर बाद में एडी ने उस बंदे के हाथ को कंट्रोल करते हुए दूसरी गोली से उसी बंदे को खत्म करवा दिया था। अब जैसा कि आज रात में स्टैनली के घर पर भी पार्टी थी, इसीलिए एडी अपने थोड़ी सी मरहम पट्टी करने के बाद सूजी के साथ सीधा उस पार्टी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर सूजी का मिशन असल में कुछ और भी था। उसे स्टैनली के बारे में ये चीज जाननी थी कि आखिरकार स्टैनली को एडी के महल में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है और एडी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब तभी अचानक से वहां पर स्टीवंस आकर उन दोनों को अपने साथ स्टैनली के पास लेकर जाता है, जो कि रोजी नाम की एक राजकुमारी के साथ खड़ा हुआ था और एडी भी नवाब का बेटा होने की वजह से उसे बचपन से जानता था। खैर तब सूजी से बातें करने के बाद स्टैनली उसको अपने साथ बालकनी पर बुलाता है, जिस दौरान एडी और साथ ही रोजी अपने बचपन की बातें करने लग गए थे और तब सूजी भी स्टैनली के साथ बालकनी पर चली गई थी। तब बालकनी पर जाने के बाद स्टैनली उसको अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर देता है, जिसके बदले में सूजी को बहुत सारा फायदा होने वाला था। मगर जैसा कि सूजी एडी के घर पर ही अपना काम करने में इंटरेस्टेड थी, तो स्टैनली के ऑफर को साफ साफ ठुकराते हुए वापस से अंदर की तरफ चली जाती है। तब उस समय पर उसे पार्टी में एडी और साथ ही रोजी दिखाई नहीं देते, क्योंकि असल में एडी के जहां पर गोली लगी थी वहां पर से खून आने लग गया था और इसीलिए रोजी उसकी पट्टी करने के लिए उसे अपने साथ कमरे में लेकर चली गई थी। फिर अब आगे जब रोजी एडी की पट्टी कर रही होती है, तभी अचानक से एडी को ढूंढते हुए वहां पर सूजी पहुंच गई थी, जो कि एडी की इस हालत को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तब रोजी को उसने उस कमरे से भगा दिया था, जिसके बाद एडी भी उसको गॉस्पेल के आदमी के साथ कैशियर के घर पर हुई मुठभेड़ के बारे में बता देता है, जिस दौरान वैसे तो उसने उस आदमी को जान से मार दिया था और साथ ही फीलिक्स से उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी बोल दिया था। अब ये बात सुनने के बाद सूजी उसको एक जान बचाने के बदले में एक जान लेने का ताना देती है और बाद में उसके साथ उसके महल में वापस आ जाती है। खैर अब इसके अगले दिन तक गॉस्पेल को भी अपने भाई की लाश मिल चुकी थी, इसलिए वो एक बार वापस से बिना बताए एडी से मिलने के लिए आता है, जहां पर गॉस्पेल की बातों से ये चीज भी क्लियर हो रही थी कि उसने कैशियर के घर में अपने एक आदमी को छोड़ा था और उस आदमी को भी कैशियर ने एक बहुत ही बेशकीमती गन से खत्म कर दिया है। अब एडी ने वो गन भी वहां पर जानबूझकर छुड़ाई होती है ताकि वो ऐसा दिखा सके जैसा कि कैशियर उसके घर से उस गन को भी चुरा कर ले गया होगा और उसी से सबसे पहले उसने टॉमी को मारा और बाद में अपने फ्लैट पर जाकर गॉस्पेल के आदमी को भी खत्म कर दिया। खैर अब जैसा कि गॉस्पेल को टॉमी के फोन के अंदर फ्रेडी की मुजरे वाली वीडियो भी मिल गई थी, इसीलिए उसे एडी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है और वो अपने सारे के सारे साथियों को जल्दी से जल्दी कैशियर को ढूंढ कर लाने के लिए लगा देता है। साथ ही उस समय पर गॉस्पेल गुस्से में एडी की गन को भी अपने साथ लेकर चला गया था ताकि बाद में कैशियर के मिलने पर वो कैशियर को उसी गन से खत्म कर सके। खैर अब जैसे कि फ्रेडी के ऊपर से खतरा पूरी तरह से टल चुका था, इसीलिए एडी फ्रेडी को अपने साथ सूजी की गांजे की खेती को भी दिखाने के लिए ले जाता है, जिसको देखने के बाद तो फ्रेडी का मुंह खुला का खुला रह गया था।
और अब जैसा कि एडी ने कैशियर से वादा करा था कि सारी चीजें शॉर्ट होने के बाद वो उसे 2 मिलियन पाउंड देकर किसी और शहर में भेज देगा, इसीलिए वो कैशियर को अपने साथ एक पोर्ट पर लेकर जाता है, जहां पर एडी ने कैशियर को 2 मिलियन पाउंड देने के बाद उसे एक शिप में बिठा दिया था और कैशियर भी खुशी खुशी अपनी लाइफ को वापस से चालू करने के लिए वहां से निकल गया था। इवन अब जैसा कि एडी ने डिसाइड करा था कि वो सूजी के साथ बिजनेस के मामले में भी थोड़े से चेंजेस करेगा, इसीलिए वो सूजी के पास जाकर उसे बॉबी ग्लास से मिलवाने की बात करता है, जिस पर सूजी भी मानते हुए उसे अपने साथ एक बहुत ही आलीशान जेल में लेकर आ गई थी, जहां पर ही बॉबी ग्लास को रखा गया था। लेकिन उस जगह को देखने के बाद कोई भी इस बात को नहीं कह सकता था कि बॉबी ग्लास को वहां पर उसके पुराने गुनाहों की सजा काटने के लिए रखा गया है। और उस जगह को देखने के बाद तो उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉबी ग्लास वहां पर वैकेशन मनाने के लिए आया हो। खैर अब जैसा कि एडी अंडरवर्ल्ड से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो बॉबी ग्लास को इस साल के अंत तक का टाइम देता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को खाली कर सके। इस बारे में सुनने के बाद तो सूजी और साथ ही बॉबी ग्लास दोनों का ही दिमाग खराब हो गया था, पर अभी के लिए वो इस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हुए इस बारे में सोचने का डिसाइड करते हैं और बाद में एडी वहां पर से सूजी के साथ वापस आ जाता है। तब रास्ते में सूजी के हिसाब से एडी को बॉबी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एडी की मदद करते हुए चुपचाप अपना बिजनेस कर रहे थे और आगे चलकर भी एडी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। मगर एडी अभी के लिए अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्शन को खत्म करना चाहता था ताकि वो आगे चलकर चैन की जिंदगी जी सके। पर सूजी इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो अपने काम के बाद एडी की सेफ्टी के लिए हर कदम को फूक फूक कर रखती है। इवन अभी के लिए उसने कैशियर की शिप में फिलिक्स को भी भेजा होता है ताकि फिलिक्स उसको खत्म करने के बाद 2 मिलियन पाउंड अपने पास रख ले, क्योंकि सूजी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आगे चलकर कैशियर सारी सच्चाई के बारे में गॉस्पेल को नहीं बताएगा। खैर अब इसके अगले दिन फ्रेडी जिमी के पास बैठा हुआ था, जहाँ पर सबसे पहले तो जिमी उसको अपने माल उगाने के तरीके के बारे में बताता है और बाद में काफी सारे माल को एक वैन में लोड करके सूजी के क्लाइंट के पास लेकर जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में वो हमेशा की तरह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक गया था, जहाँ का खाना असल में उसको बहुत ज्यादा पसंद था। मगर आज उसके स्टूल के पास एक लड़की भी बैठी होती है, जो कि सबसे पहले तो उससे थोड़ा सा प्यार से बात करते हुए उसके साथ एक छोटा सा कनेक्शन बिल्ड करती है और बाद में जानबूझकर जिमी के ऊपर अपना शेक गिरा देती है। अब बेचारे जिमी को तो उसकी ये सारी की सारी चालबाजी समझ ही नहीं आ रही थी और वो लगातार उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार से बात करे जा रहा था। लेकिन उसी दौरान वो लड़की जिमी के पास मौजूद उसकी वैन की चाबी को उठा लेती है और जिमी की नजरों से बचती हुई उस चाबी को अपने बगल से गुजरने वाली एक दूसरी औरत को दे देती है। और जैसा कि जिमी को अब तक इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसी बात का फायदा उठाते हुए वो औरत तुरंत ही जिमी की वैन को लेकर रफू चक्कर हो गई थी। और वहीं जिमी तो अपने कपड़ों को साफ करने के बाद उसी लड़की से बातें करने में लगा हुआ था कि तब उस लड़की से बातें करते हुए वो बाहर आकर उसका नंबर भी ले लेता है और उस लड़की के वहां पर से जाने के बाद अपनी वैन के पास आने लगता है। मगर अपनी वैन के पार्किंग लोकेशन पर आने के बाद तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, क्योंकि उसके वैन में मौजूद माल के साथ साथ पूरी की पूरी वैन ही गायब हो गई थी। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद सूजी को उसके क्लाइंट टोनी का कॉल आता है, जिसने उसको बता दिया था कि जिमी अब तक उसके पास माल को लेकर नहीं पहुंचा है। ये बात सुनने के बाद तो सूजी खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और जिमी को बहुत ज्यादा कॉल करने के बावजूद भी जिमी उसके फोन को नहीं उठा रहा था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टोनी के पास माल ना पहुंचने की वजह से टोनी काफी ज्यादा गुस्से में था और अभी के लिए सूजी के पास इतना ज्यादा स्टॉक भी नहीं बचा था कि वो टोनी को उसके पैसे के हिसाब से वापस से माल भेज सके। पर सूजी के धंधा करने का एक रूल था कि एक बार अगर उनके पास पैसे आ जाते थे तो वो किसी भी हालत में माल की डिलीवरी करके ही रहते थे। पर जैसा कि अभी के टाइम पर यह चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी, तो टोनी ने सूजी को उसके बदले में एक दूसरा काम करने के लिए दिया था, जिसमें उसको एक सुपर कार के शोरूम से एक बहुत ही बेशकीमती सुपर कार को चुराना था। और अगर सूजी इस काम को नहीं करती और टोनी के पास उसका माल भी टाइम पर नहीं पहुंचता, तो इससे सूजी की मार्केट में बहुत ज्यादा बेइज्जती होती। इसीलिए तब वो एडी को इन सब चीजों के बारे में बताते हुए उसकी मदद मांगती है, जिस पर वैसे तो एडी ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था, मगर बाद में कुछ सोचते हुए वो सूजी की मदद करने के लिए मान जाता है। तब इसके बदले में उसने सूजी के सामने शर्त रखी थी कि जब तक सूजी उसकी प्रॉपर्टी को खाली करके अपने तामझाम को कहीं और पर शिफ्ट नहीं करती, तब तक सूजी को उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तब सूजी अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए इस पर तुरंत ही मान जाती है, जिसके बाद वो एडी को लेकर अपने साथ जैकी और साथी टोनी के पास आ गई थी। उस दौरान एडी तो अपना नवाबी अंदाज दिखाते हुए साइड में किसी से कॉल पर बात करने लग गया था और तब सूजी जैकी से बात करते हुए उसको बताती है कि असल में एडी सच में पूरे शहर में 24 नवाबों में सबसे ज्यादा दिमागदार और डेयरिंग इंसान है और उसकी स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका उसको सबसे ज्यादा काबिल इंसान बनाता है। तब सूजी के मुंह से किसी की तारीफ सुनने के बाद तो जैकी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। मगर अब एडी के गाड़ी के पास वापस आने पर टोनी उन्हें अपने साथ सीधा एक बहुत ही बड़े शोरूम के बाहर लेकर चला जाता है,
जहाँ पर आने के बाद वो एडी को एक डिवाइस दिखाते हुए बताने लग गया था कि उस शोरूम की ओनर असल में बहुत ज्यादा घमंडी और साथ ही खतरनाक थी और वो अपने शोरूम में मौजूद सभी गाड़ियों की चाबी को अपने ऑफिस के ड्रॉर में रखती थी। उनमें से ही एक सबसे बेशकीमती गाड़ी की चाबी को लेकर एडी को उसे इस डिवाइस के ऊपर रखना था, जिससे ये डिवाइस की के सारे सेंसर का डेटा कॉपी कर लेता और बाद में वो लोग उस गाड़ी की डिट्टो कॉपी बनाते हुए रात में जाकर उस गाड़ी को चुरा लेते। अब वैसे ये काम सच में काफी ज्यादा इजी था, इसीलिए एडी को तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार टोनी इस काम को खुद क्यों नहीं करता। तब इस पर टोनी उसको अपने पैर में लगे पुलिस के एक ट्रैकर को दिखाता है, जिसकी वजह से वो खुद इस काम को करने पर तुरंत ही पकड़ा जा सकता था। और अगर वो अपने साथ में रहने वाले छपरियों को उस गाड़ी के शोरूम में भेज भी देता तो उनकी शक्ल देखकर ही शोरूम वाले उन्हें तुरंत वहां पर से भगा देते। तब गाड़ी को चुराने के लिए एडी ने फ्रेडी को भी इस प्लान में शामिल करने का मन बना लिया था, जिसकी वजह से वो फ्रेडी के पास जाकर उसे एक प्लान के बारे में बताता है जिसमें उसको फ्रेडी की वाइफ की जरूरत भी पड़ने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जेफरी अभी के लिए जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था, मगर तभी उसकी नजर जंगल में बेहोश पड़े जिमी के ऊपर पड़ती है, जिसको उठाकर वो तुरंत ही एडी के महल में लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी अभी के लिए फ्रेडी और साथ ही उसकी वाइफ टैमी के साथ उस कार के शोरूम पर पहुंच गया था, जहां पर वो अपने आप को ऐसा एजेंट दिखाते हुए फ्रेडी को एक बहुत ही बड़ा नवाब बताता है, जो कि उस शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी को खरीदना चाहता था। तब उस शोरूम की ओनर भी उन्हें अपने साथ गाड़ियां दिखाने के लिए ले गई थी, जहां पर सबसे पहले तो दिखावा करते हुए फ्रेडी एक लैम्बोर्गिनी को पसंद करता है, पर किसी वजह से बहाना बनाते हुए उस शोरूम ओनर ने उस गाड़ी को बेचने से मना कर दिया था। और जैसा कि उन लोगों को वहां पर से उसी लैम्बोर्गिनी को चुराना था, इसीलिए एडी फ्रेडी को ओवर एक्टिंग ना करने को बोलकर किसी और गाड़ी को सिलेक्ट करने को बोलता है। तब टैमी भी वहां पर से एक गाड़ी को पसंद करते हुए उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए बाहर की तरफ चली गई थी, जहां पर वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट मार रही थी और उसकी गाड़ी की हूं की आवाज सुनने के बाद तो ऑफिस में बैठे लोग तक ऑफिस से बाहर आ गए थे। अब जैसे कि एडी तो चाहता ही यही था, इसीलिए वो तुरंत ही सारे स्टाफ के बाहर आने के बाद चुपके से अंदर घुस जाता है, जहां पर शोरूम की ओनर के ऑफिस में जाने के बाद उसने शोरूम की ओनर के ड्रॉर को खोल लिया था, मगर उसके अंदर रखी एक इंसान की कटी हुई उंगली देखने के बाद तो एडी का दिमाग खराब हो जाता है। मगर अभी के लिए वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके गाड़ी की चाबी को ढूंढता है और बाद में उसके सारे के सारे डेटा को कॉपी करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक शोरूम के ओनर को ये बात पता चल गई थी कि एडी उस जगह पर मौजूद नहीं है, इसीलिए वो परेशान होकर तुरंत ही अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है। मगर किस्मत से उसके ऑफिस में पहुंचने से पहले ही एडी अपने काम को खत्म करके चुपचाप चेयर पर बैठ गया था और अभी के लिए वो शोरूम के ओनर से बात करते हुए उन गाड़ी के पेपरों के बारे में बात करने की डिमांड रखता है। लेकिन उस ओनर के हिसाब से एडी को सबसे पहले तो टैमी को उस गाड़ी से नीचे उतारने की जरूरत थी, क्योंकि उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था और उसके बावजूद भी टैमी उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चला रही थी। अब ये बात सुनने के बाद एडी तुरंत ही उस शोरूम की ओनर से बातें करते हुए टैमी के पास जाकर उससे गाड़ी रोकने को बोलता है, जिसको देखने के बाद टैमी इस बात को समझ गई थी कि एडी का काम पूरा हो गया है, इसीलिए वो गाड़ी से नीचे उतरकर सबके सामने ड्रामा करने लगती है कि उस गाड़ी के अंदर काफी सारी खराबियां हैं और उसे इस तरह की गाड़ी नहीं चाहिए। खैर अब जैसा कि अमीर लोगों के इसी तरह के चोचले होते थे, इसीलिए शोरूम के ओनर इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही एडी और बाकी सबको वहां पर से भेज देती है। और अब घर पर वापस आने के बाद एडी तुरंत ही सूजी के साथ जिमी के पास आ गया था। तब जिमी के होश में आने पर जिमी सबसे पहले तो उन्हें रेस्टोरेंट में मिली लड़की गैब्रियल के बारे में बताता है, जिसके बारे में सोच सोच कर वो अभी भी लगातार मुस्कुराए जा रहा था और उसे गैब्रियल के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था। खैर अब इसके आगे वो बाद की स्टोरी बताता है कि उसकी वैन के चोरी होने के बाद उसके फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और फिर रोड पर जाने के बाद जब वो लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था तो उस समय पर एक ब्लैक गाड़ी में 4 लोगों ने उसके पास आकर उसकी मदद करी थी, मगर बाद में उन्हीं लोगों ने उसकी ऐसी तैसी करने के बाद उसके कपड़े तक छीनते हुए उसे जंगल में नंगा छोड़ दिया था। अब ये बात सुनने के बाद सूजी सबसे पहले तो अपने एक साथी से रेस्टोरेंट में जाकर वहां की छानबीन करने को बोलती है और कहीं ना कहीं वैसे तो वो गैब्रियल के बारे में भी खबर निकलवाना चाहती थी, मगर जिमी को गैब्रियल के ऊपर कोई भी शक ना होने की वजह से वो गैब्रियल के बारे में कोई भी छानबीन नहीं करती। खैर अब इसके बाद एडी सूजी को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाकर उस कटे हुए आदमी की उंगली के बारे में बताता है, जो कि उसे शोरूम ओनर के ड्रॉर में दिखाई दी थी। उसको देखने के बाद तो एडी बहुत ज्यादा डर गया था और उसे ये बात समझ आ गई थी कि सच में वो शोरूम की ओनर बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर तब सूजी उसको जल्दी से जल्दी उनके मिशन को खत्म करने को बोलती है, जिस पर ना चाहते हुए भी फिलहाल के लिए एडी को मानना पड़ता है और रात के समय में वो फ्रेडी के साथ उस शोरूम के बाहर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसने फ्रेडी को वहां पर से जाने के लिए बोल दिया था और वो खुद चोरों वाला मास्क पहनकर शोरूम के अंदर घुस गया था। लेकिन अभी के लिए एडी की टेंशन लेते हुए फ्रेडी बाहर ही रुका हुआ था और साथ ही बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, जिसके बारे में एडी को थोड़ा बहुत अंदाजा होता है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के लिए पास में मौजूद एक गाड़ी का सायरन ऑन करता है
और जैसे ही शोरूम के गेट को खोलकर एक बंदा बाहर देखने के लिए आता है तो उस समय पर मौका पाकर एडी जल्दी से शोरूम के अंदर घुस जाता है। तब अंदर जाने के बाद वो लैम्बोर्गिनी को चालू करके उस लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ चुका था, मगर तभी अचानक से उसे किसी आदमी के बहुत ही बुरी तरह से पिटने की आवाज आती है, जिसको शोरूम की ओनर अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। अब माहौल थोड़ा सा शांत होने पर एडी तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसे फ्री करवाते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लेता है और उसको भी लेकर गाड़ी को स्टार्ट करते हुए तुरंत ही बाहर की तरफ जाने लगता है। शोरूम की ओनर का तो ये चीज देखने के बाद पूरी तरह से दिमाग हिल चुका था, जिसकी वजह से वो अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी उस गाड़ी का पीछा करने को बोलती है, मगर एडी अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए उस गाड़ी को लेकर वहां पर से निकल जाता है। तब उसको देखने के बाद फ्रेडी भी उस जगह पर से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर किस्मत खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी उस समय पर काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण शोरूम के ओनर के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया था। इन सारी बातों से अनजान एडी अभी के लिए उस गाड़ी को साइड में लाकर रोकता है, जहां पर अपने साइड में बैठे बंदे के चेहरे के ऊपर से पर्दा हटाने पर एडी को ये बात पता चली थी कि वो बंदा असल में टोनी के लिए ही काम करता है। टोनी ने सूजी को धोखा देते हुए उससे अपने और ज्यादा काम करवाने के लिए उस बंदे को पहले ही उस लैम्बोर्गिनी को चुराने के लिए भेजा था, मगर उस दौरान शोरूम की ओनर उसको पकड़कर उससे टोनी के बारे में पूछने लग गई थी। इवन अभी के लिए टोनी का आदमी इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो एडी से जल्दी उस गाड़ी को वापस करके आने को बोलता है और साथ ही उसे गाड़ी की डिग्गी में मौजूद 3.5 मिलियन का कोकेन भी दिखाता है। असल में टोनी को ये गाड़ी नहीं बल्कि इस गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ कोकेन चाहिए था, और शोरूम की ओनर ने भी इस गाड़ी को बेचने से इसीलिए मना करा था क्योंकि उस समय भी गाड़ी की डिग्गी के अंदर ये कोकेन पड़ा हुआ था। अब ये सारी चीजें बताते हुए वो बंदा रोड के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से एक ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब एडी भी तुरंत ही उस लैम्बोर्गिनी को लेकर सूजी के पास पहुंच जाता है, जहां पर सूजी उसको एक रुमाल देते हुए उसके चेहरे पर लगे खून को साफ करने को बोलती है और उससे सभी चीजों के बारे में जानती है। अब जैसा कि सूजी इस बात को जानती थी कि इस माल की वजह से काफी बड़ा लफड़ा हो सकता है, इसीलिए उसने तुरंत ही शोरूम के ओनर को इस माल को वापस करने का डिसाइड कर लिया था। तभी अचानक से शोरूम की ओनर का कॉल एडी के पास आता है, जिसने उसे फ्रेडी के अपने कब्जे में होने के बारे में बता दिया था, जो सुनकर वैसे तो एडी काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर तब जाकर सूजी उसको बताती है कि असल में उस शोरूम के ओनर को काफी सारे रशियन माफिया सपोर्ट करा करते थे और अगर एक बार वो लोग उनके माल को वापस कर देते हैं तो वो लोग उनके रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद एडी तुरंत ही सूजी के साथ उस गाड़ी में पड़े माल को वापस करने के लिए कार शोरूम की ओनर के पास जाने लगता है, जहां पर जाने के बाद वैसे तो वो ओनर काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो फ्रेडी की टांगे तोड़ना चाहती थी, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही सूजी उसे गिफ्ट के तौर पर टोनी को दे देती है। अब सूजी ने ऐसा इस वजह से करा था क्योंकि टोनी उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा था, और जैसा कि कार के शोरूम ओनर को भी उसका असली गुनहगार मिल चुका होता है, इसीलिए वो भी गुस्से में उसको सबके सामने पीट कर उसकी जान ले लेती है। अब ये देखने के बाद तो सूजी, एडी और फ्रेडी तीनों की ही फटके 4 से 64 हो गई थी, और फ्रेडी तो इतना ज्यादा डर गया था कि बाहर जाते ही उसको उल्टियां होने लग जाती हैं। पर घर पर वापस जाने के बाद एडी फ्रेडी को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी देता है, क्योंकि कार शोरूम के बाहर खतरा होने के बावजूद भी फ्रेडी सिर्फ एडी की चिंता करते हुए रुका हुआ था। वहीं अब उसी रात जिमी के पास वापस से गैब्रियल का कॉल आता है, जो कि उसको मिलने के लिए बुला रही थी, और ये सुनने के बाद तो जिमी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। लेकिन कॉल को काटने के बाद रात के समय में गैब्रियल ये बात अपने बॉस को बताती है, जो कि उसके पास में ही खड़ा हुआ था, और ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी खुश होते हुए वहां पर मौजूद सूजी के माल वाले ट्रक में आग लगा देता है। इवन अभी उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में सूजी और साथी एडी को बर्बाद करके छोड़ेगा। अब ये चूसपूतिया कौन है जो कि एडी और सूजी की गैस बैंड में लेस बैंड देना चाहता है? आगे चलकर वो एडी और साथी सूजी को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा? क्या एडी सच में सूजी को अपने घर से भगा देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जब इस चूसपूतिया के बारे में एडी और साथी सूजी को पता चलेगा तो वो इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? माफ करना, वीडियो के इतना ज्यादा बड़े हो जाने की वजह से मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। पर क्या सच में मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर किसी और सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब कि क्या सच में आपको इसकी कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो अगर इसके सेकंड पार्ट के लिए 100 लोग भी कमेंट करते हैं तो पक्का मैं जल्दी से जल्दी इसके सेकंड पार्ट को उन 100 लोगों के लिए भी लेकर आऊंगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको इसके सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और 100 कमेंट होने के 2 दिन के अंदर अंदर मैं इसके सेकंड पार्ट को अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।